सभी लोग बता दो भाई, मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो आज हम लोगों की जो लाइव क्लास है, तो सेंट्रल टीटी की प्रिपरेशन के लिए एक्चुअली में ये तो जो टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंटर का, तो ये तो लगभग सब जगह पूछा जाता है किसी भी आपके एग्जाम में। अब जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। यूपी का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये 10 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ स्किल फ्रेमवर्क, जीवन संबंधी कौशल और मेंटर को इस तरीके से उन्होंने लगभग 10 नंबर में बांट रखा है। तो आप समझ सकते हैं काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई भी अब एग्जाम दे लो, टीचिंग से कोई भी एग्जाम, वहां पे इससे रिलेटेड हमेशा बात की जाती है। तो इसको हमें समझना होगा कि आखिर क्या होता है मेंटर या मेंटोर। आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, इसके उच्चारण से इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग मेंटोर बोलते हैं, कुछ लोग मेंटर बोलते हैं। तो होता क्या है, अभी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये मेंटर वर्ड ये पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले नहीं सुना है। और फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है जिसको बोलते हैं फैसिलिटेटर। अब यहां से काफी कुछ समझ में आ रहा है। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर मतलब क्या हो रहा है? टू प्रोवाइड फैसिलिटी। जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वो क्या होता है? वो होता है फैसिलिटेटर। और इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? मेंटर। अब यहां पे ये बात आ रही है कि ये तो सब नया नाम सुना हुआ है, इसका मतलब क्या है, कैसे ये कहां से आया? तो ये कुछ भी नहीं है, ये नया कुछ भी नहीं है। टीचर, ये नाम तो सबने सुना होगा। शिक्षक, गुरु, टीचर, ये नाम तो बहुत कॉमन है। बस उसी का ये क्या है? अपग्रेड वर्जन है। उसी का ये क्या है? अपग्रेड वर्जन है। यानी इसको हम कह सकते हैं एन अपग्रेड वर्जन ऑफ ए टीचर, ऑफ ए टीचर, एन अपग्रेड वर्जन ऑफ ए टीचर। अब देखिए ये टीचर से अलग क्यों है? क्यों ये नए नाम से आया? टीचर से क्यों नहीं काम चला? तो इस कहानी को समझना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपकी भूमिका होनी चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ड्यूटी होगी, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। वो अगर आप एज ए टीचर, जो आपके ट्रेडिशनल टीचर होते थे, जैसे हम लोगों ने स्कूलिंग में पढ़ा था कि वहां पे ट्रेडिशनल स्कूलिंग में क्या चलता था, तो वो कॉन्सेप्ट वहां के टीचर्स के लिए फिट बैठता होगा। लेकिन आज की जमाने में, आज के टाइम पे सारी चीजें बदल गई हैं, हमें अपडेट होना पड़ा है। तो ये जो टीचर है ये अपडेट होकर आया। अपडेट किस में हुआ? अपने कम्युनिकेशन में हुआ, अपने स्किल्स में हुआ, अपने मेथड्स में हुआ। ऐसी ढेर सारी चीजों में क्या है, उसने चेंजमेंट लाया। अब इस टॉपिक जो आप समझोगे तो आप ये समझ लो कि आप बहुत कुछ अपने अंदर चेंज ले आओगे बच्चों को सिखाने के लिए। और क्वेश्चंस तो जवाब आप आसानी से लगा ही लोगे। तो मेंटर को हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग इसके बारे में जनरल जो चीजें हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग इसके आगे की चीजें देखेंगे। तो मेंटर के केस में जब भी बात की जाती है, जैसे मैंने कहा कि इसका दूसरा नाम क्या है? फैसिलिटेटर, टू प्रोवाइड फैसिलिटी। तो मैं सामान्य भाषा में ये कहता हूं कि जैसे कोई एक वेटर होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल में जाते हो, तो वहां पे जो है एक वेटर होता है। मैं अच्छे होटल्स और अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। ढाबे में तो शायद वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट जब आप जाते हो, तो आपको रेस्टोरेंट में वेटर की सर्विसेज़ कैसी लगती हैं, और उस आधार पर आप तय करते हो कि अगली बार हमें यहाँ पर आना है या नहीं आना है। वेटर से मतलब यहाँ पे मेरा उनका स्टाफ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करता है वो वेटर ही करता है, इसलिए मैं यहाँ पे वेटर का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो जब भी मैं बात करता हूँ कि एक ढाबे और रेस्टोरेंट में क्या अंतर है, आप कहाँ ज़्यादा आनंद पसंद करोगे? तो जवाब अक्सर यही आता है कि सर रेस्टोरेंट में। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों? रेस्टोरेंट में ऐसा क्या है? तो होता है कि सर वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। तो क्या अच्छी मिलती हैं? कैसी चीज़ें मिलती हैं? तो जब आप जाते हो तो एक तो एटमॉस्फियर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बढ़िया एसी चल रहा होता है, हल्का-सा बहुत लो म्यूज़िक चल रहा होता है। प्यारा-सा म्यूज़िक चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं।
फिर आप कंफर्ट अपने ज़ोन में आप वहाँ पर दिखाई देते हो, आप बैठते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो वेटर होता है, वो आपको वहाँ पर पानी सर्व करता है, आपको पानी प्रोवाइड कराता है। जबकि ढाबे में जब जाते हो तो वहाँ पे आता है, पानी ऐसे रखता है जैसे आपके ऊपर क्या है, वो एहसान कर रहा हो और तुरंत पूछता है, "क्या लगा दें?" जबकि रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको पहले तसल्ली से बैठने दिया जाता है कि कस्टमर अभी बाहर से आया है, पहले इसे आसानी से बैठने दो, थोड़ा-सा इसे शांत इसे होने दो, फिर बात की जाएगी। फिर आप रेस्टोरेंट में बैठते हो और वहाँ पर फिर आपके सामने वेटर जो है मेन्यू रख देता है और किनारे खड़ा हो जाता है। आपको टाइम देता है, आप सोच लो क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करता है। वहीं पे आप देखिए ढाबे में क्या, हाँ भाई बताओ क्या लगाना है? तो पहले जो होता है, ये अभी भी है, इतने सारे नाम लेते थे, वो समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं, इतना फास्ट बोलते थे। और मेन्यू अगर है भी है, तो उनका ऐसा रवैया रहता है इस तरीके से कि आपका मन नहीं करता है कि यार क्या इससे हम बात करें? ये लगा दो, ऐसा लगा दो, हाँ, इतना लगा दें? दोनों लोग 2 प्लेट लगा दें, 3 प्लेट लगा दें, मतलब समझ में नहीं आता यार कि जैसे ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। तो रेस्टोरेंट में क्या है, ये फैसिलिटी जो है, ये वहाँ की अपेक्षा बहुत अलग दिखाई देती है। कॉन्सेप्ट मेरा समझिएगा। फिर क्या है, आप खाना ऑर्डर करते हो, बड़े प्यार से, साफ-सुथरे तरीके से लाता है, खाने रखता है, वेल ड्रेस्ड होता है, मैम करके बात करता है, सर करके बात करता है, एक मुस्कान रहती है चेहरे पे। लगभग सभी लोग गए होंगे, तो वहाँ पर आपसे फिर वो ऑर्डर लेके जाता है और सब वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। और प्रोवाइड कराने के बाद आप कुछ बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करता आके, बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, किनारे खड़े होके आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि हाँ, अब ये लोग बात कर रहे हैं, अभी हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर देखता है नहीं, अब ये थोड़ा-सा शायद ये बुलाना चाह रहे हैं और तुरंत वहाँ पे वो पहुँचता है। हाँ सर, हाँ मैम, बड़े प्यार से बात करता है। फिर जो भी आपको मँगाना है या आपका फूड ओवर हो गया है, जो भी जैसा है, उसके बाद बड़े प्यार से वो आपके सामने बिल रखता है। आप टिप दे दो या ना दो, वो आपसे प्यार से ही बात करेगा। ज़रा ढाबे में ऐसा कर लीजिएगा जाके, आप मत दो उसे टिप, या टिप मतलब जैसे खाना आपने खाया, आपने उसको दे दिए, ₹5 दे दिए, ₹10 दे दिए, देखिए कैसा गंदा-सा मुँह बनाएगा। तुरंत बोलेगा, "अरे! 500 का खाना खा गए, ₹10 दे दिया।" या और वापस आपको कर देंगे, "रख लो, तुम ही रख लो।" तो आप ऐसी जगह दोबारा नहीं जाओगे, क्या बड़ा यार वाहियात वेटर है। वो वेटर तय करता है कि अगली बार उस ढाबे में आपका आना होगा या नहीं आना होगा। खाना तो बहुत जगह अच्छा बनता है, खाना नो डाउट कई जगह ढाबे में ही अच्छा बनता है, रेस्टोरेंट में उतना अच्छा नहीं बनता। फिर हम रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं, हम सुकून क्यों ढूँढते हैं? तो रीज़न ही वहाँ पे ये है कि ऐसा कंफर्टेबल, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि जहाँ पे आसानी से आप अपनी बात कह सको, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया मेंटर के रूप में। मैंने कहा आप चाहे मेंटर कहो, चाहे मेंटर कहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे आया। क्या है टीचर? तो टीचर एक डर वाला माहौल तैयार करता था, डाँटता था, डपटता था, होमवर्क पूरा करने को कहता था, अनुशासन की हमेशा बात करता था, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ करता था। क्लास में टीचर आया, बच्चे खड़े हो जाते थे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। क्या वो रिस्पेक्ट आपको देते थे? या आप भी खड़े होते थे? तो क्या आप वाक़ई में रिस्पेक्ट से खड़े होते थे? तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनर्स को आप किनारे कर दो। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, टॉपिक हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें ऑटोमैटिक समझ में आ जाएँगी। एक उसका बंधा-बनाया रवैया होता था टीचर का, हाथ में छड़ी ली, अब तो ख़ैर ले ही नहीं जा सकते, लेकिन पहले जो रहता था इस तरीके से, ट्रेडिशनल वे में। फिर आते ही जो है वहाँ पर क्या है, उसने अपना टॉपिक डाल दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि बच्चे अभी पिछला जो टर्न हुआ है, पिछला पीरियड हुआ है, उसमें ही अभी घुले-मिले हुए हैं। अभी कोई बच्चा कोई कॉपी निकाल रहा है, कोई उसमें रख रहा है, कोई बॉक्स बंद कर रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर, कोई पानी पीने गया हुआ है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं स्कूल के क्रियाकलापों में। उसे इस बात से मतलब नहीं, वो अपना टॉपिक यहाँ पे डालता है और सारी चीज़ें कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता था टीचर का। मेंटर ऐसा नहीं करता है। मेंटर क्या करता है? तो मेंटर एक सुरक्षित, एक भय मुक्त, फियरलेस ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां बच्चे प्रोत्साहित हों, खुलकर अपनी बात कह सकें और आनंद पूर्वक सीख सकें।
और इसमें प्रत्येक बच्चे की सक्रिय सहभागिता हो, हर बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो। जबकि टीचर इस चीज का ध्यान नहीं रखता था। टीचर क्या है, गिने चुने बच्चों की बात करता था। हाँ भाई, कल क्या करा रहे थे, ऐसा कराया वैसा कराया, दो चार लोग जो आगे बैठे हुए उनसे पूछा, बाकी से उसे मतलब ही नहीं। लेकिन यहां पे मेंटर क्या कहता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर बात की जा रही है कि मेंटर एक ऐसा भयमुक्त, प्रोत्साहित, स्वतंत्र वातावरण तैयार करता है जहां पर बच्चे खुशी खुशी अपनी बातों को कह पाएं, चलते पाठ में खुलकर प्रश्न पूछ पाएं, बीच में ही पूछ पाएं। ये माहौल तैयार करता है मेंटर। इतना लगभग आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखिएगा, टूल्स ऑफ मेंटर। टूल्स ऑफ मेंटर, मेंटर के साधन। टूल्स ऑफ मेंटर। अब टूल्स ऑफ मेंटर क्या है, समझिएगा बात को। हिंदी औजार तो नहीं होगी, एटलीस्ट टूल्स की हिंदी औजार होती है, लेकिन यहां तो नहीं होगी, तो मेंटर के साधन कह सकते हैं यहां पे, टूल्स ऑफ मेंटर। तो मेंटर के टूल्स कौन से होते हैं? तो पहला टूल्स होता है कि मेंटर को मेंटरिंग और मॉनिटरिंग प्रोसेस से पहले खुद परिचित होना चाहिए, पहले खुद फैमिलियर होना चाहिए। मेंटर को मेंटरिंग और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस से पहले खुद फैमिलियर होना चाहिए, पहले खुद परिचित होना चाहिए। अब ये क्या वर्ड आया, मेंटरिंग क्या आया, मॉनिटरिंग क्या आया? देखिए, मेंटरिंग जो मेंटर कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है, वो मेंटरिंग है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, जो मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना होता है ना। आईसीयू में होता है, मॉनिटर होता है, या कहते हैं कि डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या, पेशेंट को देख रहे होते हैं, पल्स रेट कैसी जा रही है, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, इस तरीके की चीजें नहीं हो रही, लगातार उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मेंटर को, कि मेंटर को क्या है, मेंटरिंग और मॉनिटरिंग प्रोसेस से पहले खुद परिचित होना चाहिए। अब क्या है, क्लास में आया मेंटर और उसने देखा कि बच्चे जो है, बरसात हो रही, बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात हो रही है, बच्चे खिड़की में जो है हाथ डाल रहे हैं, बाहर भीग रहे हैं, एक दूसरे को पानी छिड़क रहे हैं। यानी बच्चे क्या है, आज जॉयफुल मूड में हैं, बिल्कुल बिंदास, आज वो थोड़ा सा एकदम अलग तरीके से हैं। और आप वहां पर गए और आपने वहां अपना जो भी चैप्टर है आपने वहां पे डाल दिया कि भाई हम ये पढ़ाएंगे, साइंस है तो साइंस पढ़ाएंगे, हिंदी है तो हिंदी पढ़ाएंगे। बच्चों का जॉयफुल इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो वहां पर उनको कैसा लगेगा? क्या उनका पढ़ने में मन लगेगा, सीखने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। ये ठीक वैसे ही है कि आपका मन जो है वो मटर पनीर खाने का है और आपको जो है मूंग की दाल दे दी जाए, तरोई दे दी जाए, तो आपका मूड खराब हो जाता है, आप नहीं खाओगे, या खाओगे भी तो क्या, बेमन से खाओगे। यही सेम कॉन्सेप्ट है मेंटर का, कि मेंटर क्या है, वहां पे ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है कि बच्चों का आज दिमाग जो है बरसात तरफ से है। तो क्या कहता है कि बच्चों, आज जो है हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। अब आप ये कहोगे सर साइंस का टीचर है, मैथ का टीचर है, तो कहां सर वो हिंदी और ये सब चीजें आ गई? मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कहीं पे वर्षा का जिक्र हो सकता है तो उसको उसमें शामिल कर ले। साइंस है तो वहां पे बता सकता है बरसात क्यों होती है, एसिड रेन क्या होती, अम्ल वर्षा क्या होता है, बात समझिएगा। तो वहां पर वो पहले अवलोकन करता है कि बच्चे उस चीज को सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं है। पुराने पीरियड से निकले हुए हैं, अभी बच्चे हिंदी पढ़ के निकले हुए हैं, थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट टाइम लगता है उनको सेट होने में। तो पहले आप उनको अपने से जोड़ो, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको मेंटरिंग करनी पड़ती है। मेंटरिंग कैसे होती है? आप देखिए, आपने सभी ने एक फिल्म देखी होगी, तारे जमी पर, और उसमें देखिए आमिर खान जो एंट्री लेते हैं तो कैसे लेते हैं, डांस करते हुए, जोकर के यूनिफॉर्म में डांस करते हुए, और सभी बच्चे क्या हैं, डांस करते हैं, गाते हैं। ये एक तरीके क्या थी, मेंटरिंग थी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आओ आप भी डांस करने लगो। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि विभिन्न जो वहां पर जो बच्चों के बीच में जा रहा है, उसे मेंटरिंग और मॉनिटरिंग प्रोसेस से पहले खुद परिचित होना चाहिए कि भैया इसको करना कैसे है। हम ही परिचित नहीं तो क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, हमने कहा आप मेंटर बन जाओ, मेंटरिंग कर लेना, तो आप कहोगे सर करें कैसे? प्रॉब्लम यहां पे है, करें कैसे? तो इसके लिए जो सेकंड बात की जाती है वो क्या की जाती है कि मेंटर को मेंटरिंग और मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न तकनीकियों यानी मल्टीपल टेक्निक्स और युक्तियों का सहारा लेना आना चाहिए। मल्टीपल टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज का उसे सहारा लेना आना चाहिए। क्या मैंने बताया कि उसे मल्टीपल स्ट्रेटजीज या फिर टेक्निक्स का सहारा लेना आना चाहिए। कैसे उसे यूज करना है, कैसे यूज करेंगे? भाई किसी चीज से आप ऐसे समझो, परिचित आप किसी चीज से हो, आप अपने घर में हो और सपोज दैट आप पीछे वाले कमरे में आपका मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, रह गया है कुछ भी, और वहां पे अचानक से लाइट चली गई और कोई बाहर आ गया आपको बुलाने, तो आप मान लेते हैं एक कंडीशन, मान लेते हैं फिनोमेना, मान लेते हैं कि लाइट किसी वजह से नहीं आ रही है, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है, अंधेरा हो गया, तो आप आसानी से बाहर चले जाओगे उससे मिलने और कहा भाई जरा एक फोन, अपना फोन ले आओ यार, वो एक नंबर लेना था तुमसे। तो आप बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अपने पीछे वाले कमरे तक चले जाओगे। क्या है, आप अपने घर के उस रास्ते से फेमिलियर हो। लेकिन अगर यही काम दूसरे घर में हो जाए तो आपको वहां बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं जा पाओगे। सेम बात यहीं पे बात कर रहे हैं मेंटर की। मेंटर को पहले उस प्रोसेस से खुद परिचित होना चाहिए कि हम मेंटरिंग कर लेंगे। हर क्लास की मेंटरिंग अलग अलग होगी, प्राइमरी के लिए अलग होगी, जूनियर के लिए अलग होगी, हाई क्लास के लिए अलग होगी, सब जगह एक जैसी नहीं चलेगी। प्राइमरी में डांस वांस चल जाएगा, लेकिन आप 12th क्लास में जा रहे हो, फर्स्ट ईयर क्लास में जा रहे हो, वहां आप कैसे मेंटेन करोगे? तो इसके लिए क्या है, उसे विभिन्न तकनीकियों तथा युक्तियों का सहारा लेना आना चाहिए। अब ये कुछ भी हो सकती है, आपको खुद बनानी पड़ेगी। ये दुनिया का कोई टीचर, कोई यूनिवर्सिटी, कोई किताब नहीं सिखा सकती है, ये आपको खुद बनाना होगा। सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो जनरल होती है, जैसे क्लास में आप गए, आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चों का आज जो है मूड वो मैदान में जाने का है या लाइब्रेरी में जाने का है या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आए, तो आप कैसे बात करते हो उनसे? आप उनसे बात करते हो, बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छा आज काफी बारिश हो रही है, वो देखो राहुल काफी भीग गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चों के नाम भी आपको आने चाहिए। आगे मैं बताऊंगा नाम जानना क्यों जरूरी होता है। अरे चित्रांश तुम्हें क्या हो गया बेटा? अरे माधवी तुम कैसे चुपचाप बैठी हुई हो? आप नाम लेके जैसे बात कर रहे हो तो बच्चा क्या आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। मैंने कहा ना, प्रत्येक बच्चे की सक्रिय सहभागिता, तो बच्चा जब आपका नाम सुन रहा, अपना नाम सुन रहा आपके मुंह से, तो एक इंटरेक्शन आता है, तो वहां पर बच्चे आपसे जुड़ेंगे। या फिर आप मान लीजिए पीछे से आए और किसी बच्चे के पास आप बैठ गए, और राहुल आज टिफिन में तुम्हारे लग रहा कुछ बहुत जबरदस्त चीज आई है, बहुत प्यारी महक आ रही है। तो उन कहेगा हाँ सर मम्मी ने आज ये, सर मैंने देखा नहीं, या मैम मैंने अभी नहीं देखा, क्या मम्मी ने बनाया है? अच्छा, मैं भी टिफिन में बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। तुरंत बच्चे अगल बगल और पूछेंगे क्या सर, क्योंकि सर राहुल से बात करें, एक दो बच्चे और जुड़ जाएंगे आके। वही छोटी छोटी बातें, बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, इतना जुड़ना चाहते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। आप ऐसे समझिए, अपने टाइम समझिए, जब कभी टीचर क्लास में मांगा करते थे एक पेज देना भाई, अचानक से 7 8 10 पेज फट जाया करते थे, सर सर मैम, क्योंकि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं इसलिए। और यही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है वहां पर कि आपको उन्हें अपने से जोड़ना है। और जोड़ोगे कब? जोड़ोगे कब? जब ड्रॉप दी फॉर्मेलिटीज, ड्रॉप दी फॉर्मेलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं। ये सब चीजें कब आप कर पाओगे? जब आप फॉर्मेलिटीज को ड्रॉप करोगे। फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं? फॉर्मेलिटीज वो होती हैं जो हम किसी दूसरे के घर में करते हैं, रिश्तेदारी में करते हैं, किसी अजनबी के यहाँ जाते हैं, वो फॉर्मेलिटीज करते हैं। और अपने घर में कैसे कहते हैं? कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। मम्मी एक कप चाय बना दो, पापा आपकी गाड़ी लिए जा रहे हैं,
समझ नहीं आता कि आप उनसे पूछ रहे हो या उनको बता रहे हो। लेकिन क्या ऐसे बातें आप किसी दूसरे के घर में करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि वहां क्या आप फॉर्मेलिटी करते हो। अपने घर में जैसे मर्जी हो वैसे आप रहते हो, जैसे मर्जी हो वैसे खाते हो। कोई चीज अच्छी लग गई, बार बार उठा लेते हो। जब मर्जी हो फ्रिज खोल लिया, जब मर्जी हो कोई नई चीज निकाल ली। लेकिन दूसरे घर में क्या है, सोचना पड़ता है। अपने घर में कोई चीज आई, दबा के खा रहे हैं, जैसे मन हो वैसे खा रहे हैं, पांचों उंगलियों का यूज करते हुए खा रहे हैं। लेकिन दूसरे घरों में ऐसा नहीं करते, वहां बहुत कायदे से, बहुत तरीके से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो चाय का जो मजा है वो प्लेट में डाल के जो सुड़सुड़ा के जो पीने का है, वो आनंद सिप लेके वो तरीके से नहीं आता है। अब चूंकि दूसरों के घर में ज्यादा जाना आना होता, तो इसलिए मैंने जाना तो नहीं छोड़ा, मैंने चाय पीना छोड़ दिया, क्योंकि वहां तो फॉर्मेलिटीज है, प्रॉपर वे में करना है, इस तरीके से करना है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे। तो घर में क्या है, आप आराम से बिंदास रहते हो, जबकि दूसरों की जगह अपने वहां पे नहीं रहते हो। तो बच्चों को मौका दो उन्हें बिंदास रहने का। और बिंदास रहने के क्या तरीके हो सकते हैं, आप उनसे कहिए कि बच्चों, मैं आपका घर का मेंबर हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका गार्जियन हूं। और ये सब वो कब मानेंगे, जब आप उनके जैसे रिएक्ट करोगे। उनकी कहानियों को सीखिए, उनके खेलों को सीखिए, उनकी बातों को सीखिए। डोरेमन देखिए, स्पाइडरमैन देखिए, उनके किरदारों को जानिए, उनसे बात करिए। उनसे कहिए कि और स्पाइडरमैन ने फिर हल्क को कैसे उसकी फाइट हुई। तुरंत बच्चे वहां पर जुड़ेंगे। जैसी जगह है उस हिसाब से। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो उनके क्या खेल हैं, उन खेलों को आपको जानना पड़ेगा। आप जब उनसे बात करोगे, आप जब उनसे ऐसे कहते हो कि बचपन में हम भी जो है पोशंपा भाई पोशंपा खेला करते थे, जब छोटे थे हम भी खेलते। कोई खेलता है यहाँ तो बच्चे, हाँ सर हम खेलते। या आइस स्पाइस में बहुत मजा आती थी, मुझको कोई ढूंढ नहीं पाता था, हम ऐसी जगह छुप जाते थे। ये वो खेल हैं जो बच्चे जानते हैं, बच्चों को भी उसमें क्या है, मजा आएगी। करे मैम भी, सर भी, बिल्कुल ये तो हमारी तरह है। उन्हीं की बातें, उन्हीं के किरदार, उनसे जुड़ने के लिए उनके जीवन को सीखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बच्चों के बीच में घुलना मिलना पड़ेगा। क्या चल रहा है, उनके खेल कौन से, उनकी भाषा कौन सी है। वो स्टैचू वाला कॉन्सेप्ट हमारे टाइम पे चला करता था, आपके टाइम पे पता नहीं है कि नहीं है। तो स्टैचू का चलता था। फिर ऐसी चीजें चलती थी, तीन ताली बजाई है, इस तरीके से चीजें। तो उनके क्या खेल चल रहे हैं, वो जब होते हैं तो बच्चा क्या है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। अब वो अपनी बात आपसे कह पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, अब भय नहीं है। क्योंकि भय मुक्त माहौल बनाने के लिए, प्रोत्साहित माहौल बनाने के लिए आपको मेंटरिंग और मॉनिटरिंग करनी होगी। और इसको करने के लिए क्या, विभिन्न तकनीकियों तथा युक्तियों का सहारा लेना आना चाहिए। तो ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, ये टेक्निक्स हैं। अब वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करनी होगी। किशोरावस्था के बच्चे हैं, वहां पे आप अलग तरीके से आपको करनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है टूल्स ऑफ मेंटर में। बात मेरी समझ रहे होंगे सभी लोग। तो है कुछ नहीं, टीचर का क्या है, अपग्रेड वर्जन, जबकि टीचर इन सब चीजों से मतलब नहीं रखता था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मेंटर वो होता है जो, कौन होता है मेंटर। तो बात करते हैं कि मेंटर जो है अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, यानी फॉर्मेलिटीज की बात नहीं करता है। फिर क्या होता है, फिर सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। और क्या होता है, आत्मविश्वासी होता है, कॉन्फिडेंट होता है। ये सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो मेंटर क्या है, अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मेलिटीज की बात नहीं करता है कि क्लास में आए बच्चे खड़े हो जाएं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अरे ठीक है यार, खेलो मस्ती के साथ। सिखाने आए, ट्रेनिंग देने नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैनर्स को आप हटा दो, नहीं, मैनर्स जहां जरूरी होते हैं वहां किए जाते हैं, अभी जरूरी नहीं है यहां पे। तो वहां पे मेंटर क्या है, इनफॉर्मल है, सृजनात्मक है, चीजों को नए नए तरीके से सिखाता है, नए नए तरीके से। क्या कोई एक ही तरीका हो सकता सीखने का, नहीं, सीखने के तो ढेर सारे तरीके होते हैं।
पुराने जो ट्रेडिशंस जो बने हुए उनसे अलग तरीके की बात करता है। वो लेसन प्लान जो आप सबने बनाया होगा और जिसमें प्रस्तावना से लेके सारी चीजें चलती थी, अब तो मेरे को याद भी नहीं क्या है, तो वहां पे प्रस्तावना से लेके सारी चीजें वहां पे चला करती थी और उसमें कैसे होता था कि इस तरीके से कि जोड़ते हुए पढ़ाओ, तो जोड़ा कैसे जाता है। अब हल्दी घाटी पढ़ाना है तो इस तरीके से टीचर्स बात करते हैं कि बच्चों आप लोग घर में जो खाते हो, खाना खाते हो, उसमें कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, तो बच्चों ने कहा जीरा पड़ता है, गरम मसाला पड़ता है, हल्दी पड़ती है। अच्छा तो बच्चों आज हम हल्दी घाटी पढ़ेंगे। तो ये बेकार की चीजें, ये लेसन प्लान जो हैं ये सेंसलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। आप जिस तरीके से बच्चों को सिखा पाओ उस तरीके से सिखाओ, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, उनके फैक्ट्स को समझिए, उनको सिखाइए। तो क्या सृजनात्मक तरीके से, किसी नए तरीके से बच्चों उनको आप उनको बच्चों को सिखा पाओ। फिर क्या बात करी गई? फिर बात करी गई आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब जो चीज उसको आती है वो बच्चों को स्पष्ट रूप से बता पाए। कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी से टीचर को आता तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बच्चे उसकी बात पे क्या है, ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि टीचर से जैसे कोई बात बताई और किसी बच्चे ने कहा कि सर हमने तो ये पढ़ा था ये किताब में, तो आपने कहा अच्छा, तो हो सकता है ऐसा, हो सकता है। तो वहां पे बच्चे क्या लगेगा, ये खुद ही श्योर नहीं है। लेकिन वहीं पे आप जब बात कहते हो नहीं ऐसा नहीं है, दिखाना मुझे उस किताब को, गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, मेरे पास जो किताब है उसमें ये चीजें दी गई, ये देखो दूसरी किताब है, तीसरी किताब है, मैं एकदम श्योर हूं अपने पॉइंट्स से, ऐसे ऐसी ये चीजें आई थी। यानी आप कॉन्फिडेंट रूप से अपनी बात को कह पाओ। कॉन्फिडेंट आपका वो होगा आपके पास जब आपके पास नॉलेज होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे आपको नहीं भी आता है आप गलत हो, उस जगह भी आप क्या है, जबरदस्ती आप कॉन्फिडेंट हो रहे ना, उस जगह आप बिल्कुल आप कहिए कि हाँ मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं एक बार इसको देखूंगा और फिर इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। नहीं आता तो बिल्कुल आप मना करिए, कोई भी ब्रह्मा नहीं है, कोई कहे हमें सब कुछ आता है या हमसे कभी गलती नहीं हो सकती, तो ऐसा कभी नहीं है, कोई भी टीचर हो। लेकिन यदि आता है उससे तो अपनी बात कॉन्फिडेंटली कह पाओ ना। तो कई बार वो भी लोग नहीं कह पाते, उसमें भी उनको कंफ्यूजन रहता है। तो मेंटर कैसा है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। और बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि मेंटर प्रत्येक बच्चे की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखता है, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। तो मेंटर ये होता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे मेंटर की भूमिका, रोल ऑफ मेंटर, रोल ऑफ मेंटर। रोल क्या है मेंटर का? अभी बताइए इतना सबको समझ में आया अभी तक? सभी लोग मैसेज कर दें, क्या इतना समझ में आया जितना मैंने बताया? सभी की मैसेज आ जाए, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक ठीक। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ मेंटर। तो क्या है मेंटर का रोल? तो मेंटर जो है, जो मेंटर की भूमिका है, वह ना तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और ना ही वह इंस्ट्रक्टर होता है। मेंटर ना तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है यानी विषय विशेषज्ञ, और ना ही वो इंस्ट्रक्टर होता है, निर्देशक होता है, बल्कि वह तो टू वे कम्युनिकेशन की सहायता से, टू वे कम्युनिकेशन की सहायता से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, टू मेक इट इजियर। क्या मैंने कहा कि मेंटर ना तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है
ना तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और ना ही इंस्ट्रक्टर होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं विषय में तो उनको महारत हासिल है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कौन बच्चा सीख रहा है कौन बच्चा नहीं सीख रहा है। वो आए, उन्होंने अपना टॉपिक डाला और वो शुरू हो गए, पूरे एक प्रॉपर में डेट डाली, ये डाला। उन्हें ये भी नहीं पता कि कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास में हैं ही नहीं, या कुछ बच्चे जो हैं नीचे दूसरी को होमवर्क कर रहे हैं, या ध्यान ही नहीं काफी बच्चों का। उन्हें कोई मतलब, वो अपना पढ़ाए और चले गए, जैसे डिग्री कॉलेज में होता है। कि मेंटर तो ऐसा नहीं होता है। और इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं होता? इंस्ट्रक्टर क्या सिर्फ निर्देश देता है, यहां बैठो, ऐसा करो, वैसा करो, ये बताया है, ऐसा करो। तो ये कुछ भी नहीं होता है। तो होता क्या है? वो एक्चुअली में होता है मीडिएटर। क्या होता है? मीडिएटर। और मीडिएटर क्या करता है? टू वे कम्युनिकेशन की हेल्प से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बहुत आसान, सिंपल कर देता है। तो आसान भाषा में समझिए तो मीडिएटर क्या होता है, मध्यस्थ क्या होता है। शादी विवाह में मध्यस्थ क्या भूमिका निभाता है, आसानी समझ में आ जाएगा। वो क्या करता है? एक पार्टी की बात को दूसरी पार्टी तक पहुंचाता है, दूसरी पार्टी की बात एक पहली पार्टी तक पहुंचाता है, चीजों को मैनेज करता है, रिश्ता बनाने की सोचता है। एक पार्टी से कहता है भाई साहब आप थोड़ा सा डाउन हो, और दूसरी पार्टी कहता है भैया आप थोड़ा सा उठो, तब जाके रिश्ता बन पाएगा। समझते होंगे मीडिएटर की बात। अब वो बात अलग है कि मीडिएटर उसके सबसे ज्यादा गाली वही खाता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहां बता रहे हैं। तो वो क्या है? दोनों पार्टियों में एक ब्रिज का काम करता है। ऐसे ही मेंटर क्या है? ये यहां पे टू वे कम्युनिकेशन, बार बार मैं बोल रहा हूं, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन की मदद से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अब देखिए वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां सिर्फ एक पार्टी बोले, एक व्यक्ति बोले, दूसरा केवल क्या है? सुने, सिर्फ पैसिव मोड में सुने। जैसे ट्रेनिंग होती, ट्रेनिंग क्या होती? वन वे कम्युनिकेशन होती, जैसा इंस्ट्रक्टर कह रहा है वैसा ही करना है। लेकिन टू वे क्या होता है? जहां पे दोनों तरफ से आदान प्रदान हो, बोलते हैं ना ये टू वे है, ये वन वे है। तो टू वे क्या है, इस चीज को समझिएगा। मैंने अगर कोई चीज आपको समझाई या सिखाई, तो मैं यहां पे महसूस करूंगा कि यदि मैं साक्षी की जगह होता, मैं अनुपमा की जगह होता, मैं नेत्रपाल की जगह होता, मैं जया की जगह होता, मैं सौरभ की जगह होता, तो क्या मुझे जो मैंने सिखाया है ये बात मुझे समझ में आती? ध्यान दीजिए, क्या ये बात मुझे समझ में आती? जबकि उनमें से किसी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन मैंने फील किया कि शायद अगर मैं इनकी जगह होता मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि सौरभ की क्या है? उसकी इंग्लिश कमजोर है। नेहा की क्या है? हिंदी कमजोर है। कुछ भी ऐसा हो सकता, उनकी जगह मैं अपने आप को रखता। क्योंकि बच्चे क्या है, कई बार अंतर्मुखी स्वभाव के भी होंगे, वो अपनी बात आपसे कहेंगे ही नहीं। तारे जमी पर ईशान नंद किशोर अवस्थी, यही नाम था शायद दरसील सफारी का। तो वहां पर तो वो ज्यादा बात ही नहीं करते। तो अगर ऐसे बच्चे आपको मिल गए तब आप क्या करोगे? भाई प्रोसेस तो लंबी है, धीरे धीरे जुड़ने में समय लगेगा, धीरे धीरे चीजों को जानने में हमको मदद मिलेगी। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर उनकी जगह हम होते तो क्या हमें यह बात समझ में आती जिस तरीके से टीचर समझा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ हमें समझ में आ जाती तो ठीक है, कैरी ऑन। अगर लगता है नहीं यार, पूछा नहीं बच्चों ने, लेकिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, हमें दोबारा समझानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है टू वे कम्युनिकेशन का। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटर या मेंटर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटर, मेंटर की विशेषताएं। अब क्या मेंटर की विशेषताएं होती हैं, इस चीज को समझिएगा।
तो सबसे जो पहली बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती? नॉन जजमेंटल अप्रोच। जो पहली है वो क्या है? नॉन जजमेंटल अप्रोच। नॉन जजमेंटल अप्रोच का मतलब क्या होता है? जजमेंट ना देना या अनिर्णायक भूमिका होना। निर्णायक नहीं, अनिर्णायक भूमिका होनी चाहिए। क्या है नॉन जजमेंटल? अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जजमेंट सुना देते किसी के बारे में। अरे इनका इनका कुछ नहीं हो सकता, ये लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। अरे ये तो लीडर हैं। अरे इससे कमजोर बच्चा तो आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। इस तरह के जजमेंट सुना देते हैं। कहते हैं कि किसी पेड़ को भी अगर आप लगातार गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, तो वो एक दिन सूख जाता है। तो ये तो बच्चे हैं। तो इनके बारे में निर्णय लेने वाले आप कोई नहीं हो सकते हो। निर्णय तो जज लेता है, और वो भी तब लेता है जब पूरे सबूत और सारे गवाह उसके सामने होते, तब वो निर्णय लेता। तो आप जज तो हो नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि जिनके बारे में हम सोचते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, वो बहुत कुछ करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कह दिया था उनके स्कूल ने कि कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कमजोर कोई विद्यार्थी है ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं है। फिर क्या किया बताने की जरूरत नहीं है। तो नॉन जजमेंटल अप्रोच होनी चाहिए। आप क्या कहोगे? अरे हर बच्चा बेहतर है, बढ़िया हिसाब किताब है, लाइफ में जरूर ये कुछ आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप ऐसा कोई बात नहीं करोगे जो क्या है नेगेटिव इंपैक्ट में हो। मेंटर हमेशा बच्चों की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, उनकी खूबियों को उनको उजागर करता है, कमजोरियों की नहीं। कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उनको अपने तरीके से सिखाएगा, लेकिन पब्लिकली उसको जो है ओपन करने की, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। तो नॉन जजमेंटल अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या? बीइंग फेम एंड फेयर। इसका क्या मतलब हुआ? निष्पक्ष तथा पारदर्शी होता है। निष्पक्ष तथा पारदर्शी होता है, यानी पक्षपात नहीं करता है। जो भी काम करता है पारदर्शिता के साथ करता है। अब निष्पक्षता क्या है? तो निष्पक्षता ऐसा है कि कोई बच्चा, अक्सर टीचर्स ऐसा करते हैं, आप तो नहीं करोगे, टीचर्स ऐसा करते हैं। अच्छा तुम हमारे गांव से हो, अच्छा तुम हमारे क्षेत्र से हो, उनके प्रति उनका व्यवहार अलग होता है। अच्छा तुम्हारी जात ये है, हमारी भी यही है। तुम हमारे रिश्तेदार के फलाने ढिमके के जानकार हो, तुम विधायक जी के हो कि तुम फलाने के हो। तो उनसे वह अलग तरीके से व्यवहार करता है और बाकी बच्चों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता है। देखा होगा आपने अक्सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का पक्षपात आपको नहीं करना है। जो व्यवहार आप एक बच्चे के साथ कर रहे हो, वही व्यवहार आप सबके साथ करोगे। व्यवहार का मतलब क्या है? अच्छा व्यवहार। मारना पीटना दंड नहीं की एक को मार रहे हैं तो दूसरे को मारोगे, वो तो कर ही नहीं सकते, तो गलती है। लेकिन जो जैसा भी व्यवहार है आपके लिए क्या है, सारे बच्चे बराबर हैं। चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो आईएएस का बेटा हो, रिक्शे वाले का बच्चा हो, कोई भी हो, आप सबके साथ निष्पक्षता वाला व्यवहार करोगे, कोई भी पक्षपात नहीं होगे। अब क्या है, पारदर्शिता के साथ भी काम करना है। पारदर्शिता क्या होती है? अब ये तो है नहीं कि आर पार हो जाए पारदर्शिता। क्या मतलब है सेंस यहाँ पे पारदर्शिता का? पारदर्शिता का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसको दिखा पाओ आप बच्चे को, कि देखो बच्चे हमने ऐसा ऐसा किया, आप इसको देख सकते हो। कॉपी दिखाने का जो कॉन्सेप्ट है स्कूलों में, आपके टाइम पे भी रहा होगा, तो वो क्या था कि देखो आपने ये लिखा हुआ है, ये आपके क्या है, मार्क्स हैं, ये आपके मार्क्स हैं, और जैसा आपने लिखा है उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए गए, आप देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है। वरना बच्चा कहेगा कि सर उनको ज्यादा नंबर दे दिए, हमको कम दे दिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे कॉपी लेके पहुंच जाते, जब छोटे थे पहुंच जाते थे कि मैम आपने इनको ज्यादा, इसमें ज्यादा मार्क्स दे दिए, हमको कम दिए। तो आप उसको बता सको कि बेटा हमने आपको यहाँ पे ये मार्क्स दिए हैं, इनको यहाँ पे ये मार्क्स दिए, इस वजह से दिए हैं, रीजन ये है,
ताकि वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ, मैम ने या सर ने कोई हमारे साथ किसी भी तरीके की कोई भेदभाव नहीं करा। तो पारदर्शिता ज़रूरी है। आपको ओमार शीट जो है जो ऑनलाइन होती है, इस बार भी तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तो उसमें क्या है कि आप जब फिल करके आओगे तो नीचे उसकी कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी, ताकि आप देख सको कि हाँ भैया हमने यही-यही गोले लगाए थे, इन्हीं के आंसर दिए गए। ये क्या है? ये पारदर्शिता वाली बात करी। तो मेंटर क्या है? निष्पक्ष तथा पारदर्शी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिलायबल होता है। रिलायबल होता है। रिलायबल का क्या मतलब है? विश्वसनीय होता है। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय होता है कि आप उस पर भरोसा कर सको, विश्वास कर सको। कैसा विश्वास कर सको? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें कोई चीज किसी की पसंद आ गई, क्या चुरा लिया। छोटी छोटी चीजें जब आप विद्यालय में पढ़ाओगे, स्कूल में पढ़ाओगे, तो वहां आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब वहां पे क्या है, कई बार टीचर क्या होते हैं, वो बन जाते हैं सीआईडी। अपने को वो किसी सीबीआई अफसर से कम नहीं समझते। मैं पता लगाऊंगा कहां पे क्या है, किसने चुराया है, जिसने भी चुराया हो मुझे बता दे आके, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा वैसे इस तरीके की बातें करते हैं। अब पता कर लेते हैं टीचर कई बार। अब वहां पर क्या है, उस बच्चे को रिवील कर देते हैं, सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं, स्टाफ में अपने सामने या फिर सारे बच्चों के सामने। आप सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। अरे हो गई गलती, बच्चे हैं, कोई चीज अच्छी लग गई उठा ली, तो इसमें कोई आफत नहीं आ गई, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। वो आप तक बात रहनी चाहिए। आप उसे बच्चे को अकेले ले जाके समझा सकते हो। उसके फ्रेंड्स में या अपने स्टाफ रूम में भी आपको ये चर्चा करने की जरूरत नहीं। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं क्लास में तो देखो नहीं बताया, अपने स्टाफ में तो बात कर सकते हैं। आप स्टाफ में बात कर रहे हो, आप गारंटी लोगे कि जो टीचर जाएगा वहां पे क्लास में, वो भी उस बच्चे के साथ वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे आप कर रहे हो? तो इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है वो कह दे क्यों तुम चोरी करते हो, अब क्या रह गया। ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसकी जो कमी पकड़ी गई है, कमियां हैं, वो दूसरों के सामने एक्सपोज हो। कोई नहीं चाहता है। तो बच्चे भी यहां पे यही। तो अगर वो आप पर विश्वास करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते, कोई बात अपनी आपको बताते हैं, तो वो बात आप तक सीमित रहनी चाहिए, किसी को भी आप नहीं बताओगे। तो मेंटर क्या होता है? रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट करिए। एक गुड ऑब्जर्वर होता है, बेहतरीन अवलोकन करता होता है। क्या होता है? गुड ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है, बेहतरीन अवलोकन करता होता है। जैसे मैंने कहा ना कि वो क्लास में आके देख ले कि बच्चों का क्या मूड है, सीखने का मूड है भी या नहीं है। क्लास में बच्चे पता चले एकदम शांत बैठे हुए हैं, तो वो समझ पाए कि कोई बात हुई है, बच्चे एकदम शांत है। या पता चला दो बच्चे, चार बच्चे बहुत शांत हैं, या एक बच्चा बहुत शांत बैठा हुआ है, क्या है रीजन, किस तरीके से। तो इन चीजों को क्या है, वो ऑब्जर्व कर पाए, तभी तो आप मेंटरिंग कर पाओगे, तभी तो आप उन चीजों को सिखा पाओगे। जैसे मैं तो एक बात कहता हूं मेंटर को समझाने के लिए हमेशा, जैसे माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, बस वैसे ही मेंटर होता है। और आपके लिए क्या है, क्लास में प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा वो आपका बच्चा है, वो आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, कुछ भी। ये आप कह लें कि क्लास में प्रत्येक बच्चा क्या है, वो वीआईपी पर्सन है, मोस्ट वीआईपी पर्सन, प्रत्येक बच्चा। एक तरफ मोदी जी बैठे हुए हैं, एक तरफ मुलायम सिंह जी, सॉरी अब तो वो नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, एक तरफ अमित शाह बैठे हुए हैं, एक तरफ ममता बनर्जी बैठे हुए हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपके लिए तो सभी वीआईपी है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक को आप ज्यादा तवज्जो दोगे, दूसरे को नहीं दोगे। तो यहां पर मेंटर को ऐसे ही कुछ ट्रीट करना पड़ता है, सबको देखते हुए चीजें वहां पर उसे करनी पड़ती हैं। तो वो क्या है, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चे को देख पाए, समझ पाए कि बच्चों का क्या मूड है, किस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं।
केयरिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, परवाह करने वाला होना चाहिए। अब परवाह करने से क्या मतलब है? परवाह करने से मतलब यहाँ पे ये, जैसे मैंने कहा, जैसे माता-पिता अपने बच्चों की परवाह करते हैं, गार्डियन अपने बच्चों की परवाह करते हैं। क्या होता है, कई बार स्कूल में देखिए चेयर के ऊपर कील निकली हुई है। अब आप जान रहे हो कि इससे बच्चे की जो पैंट है वो फट सकती है या चोट भी लग सकती है। तो उसको आप तुरंत वहीं पर आप उसे सही करेंगे या किसी से सही करवाएँगे? ये आप नहीं कहोगे किसी से कि इसको सही करा देना, ना, उसे कराइए। कई बार क्या होता है, कॉरिडोर में कहीं पे पानी फैला हुआ है या गिर गया। अब आपको डर है कि बच्चे इसमें कहीं फिसल ना जाए, उसको पानी को तुरंत साफ कराइए। बच्चों को समस्या ना आए, पूरा इसका ख्याल रखिए। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, वो आपसे जुड़ेंगे, अटैच होंगे, केयरिंग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जितने जब उनको लगता है कि आप उनकी केयर करते हो, चिंता करते हो, बच्चे यहाँ पे आपको चोट लग जाएगी इस तरीके से, तो वो क्या है, आपसे अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बच्चों के साथ क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए मेंटर में, ये सारी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। फिर बात करते हैं बीइंग सेंसिटिव। बीइंग सेंसिटिव, बीइंग सेंसिटिव मतलब क्या है, संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अब संवेदनशील से क्या मतलब है, देखिए क्या है, कहते हैं कि मनुष्य को संवेदनशील वैसे भी होना चाहिए, जानवरों में हमें यही तो अंतर है, संवेदनशील होते हैं हम। आपने देखा क्लास में कोई बच्चा आपने ऑब्जर्व किया, दुखी है। अब आपने उससे पूछा बेटा क्या हो गया? तो उसने कहा मैम या सर, मेरा डॉगी बीमार है, कुछ खा नहीं रहा है। अब कुछ टीचर क्या कहते हैं? अरे खा लेगा, कुत्ता है, खा लेगा, जब भूख लगे खा लेगा, परेशान ना हो। आपने तो ऐसा कह दिया, लेकिन बच्चे के दिल पे क्या बीता? क्योंकि वो डॉगी जो है उसके परिवार का सदस्य जैसा है। और वो जरूरी नहीं कि घर का पालतू ही हो, स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है। तो वहां पर मेंटर कैसे बात करता है, कैसे अपनी संवेदनशीलता का परिचय देता है? अच्छा, क्या हुआ, कब से नहीं खा रहा? अरे, तब तो बीमार है तभी नहीं खाना खा रहा है बेटा। जब हम लोग भी बीमार होते हैं, हमको भी भूख नहीं लगती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। और पता है, जानवरों में उनको मेडिसिन देने की जरूरत नहीं, उनको भगवान मेडिसिन देता है, वो अपने आप सही हो जाते हैं। तुरंत आपकी तरफ देखेगा, हाँ सर, हाँ मैम। आपने ऐसी बात करी, आपने उसके दुख को समझा, दुख को समझते हुए बात की। भाई स्ट्रीट डॉग्स को आप, जरूरी नहीं है कि उनकी फैमिली मेडिसिन दे जाके, किसी के घरेलू है तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन अलग होती है, तो वहां अपनी संवेदनशीलता का आपको परिचय देना है। बच्चा आपसे तब जुड़ेगा। बर्थडे सबके लिए खास होता है, सबके लिए होता है। तो वहां पर क्या है, जैसे आपको बर्थडे आपके लिए खास होता है, आप चाहते हो कि आपको कोई 12 ही बजे विश करे, आपके जो खास लोग हैं वो करेक्ट 12 बजे विश करे। अगर विश नहीं किया तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कई बार। सबके लिए खास होता है, तो बच्चों के लिए कितना ज्यादा खास हो सकता है। तो घर में तो एक भूमिका बनी हुई है, लेकिन क्लास में भी तो एक भूमिका होनी चाहिए ना, स्कूल में तो भूमिका होनी चाहिए। और चूंकि आप अच्छे मेंटर हो गए तो कोई ना कोई बच्चा बता ही देगा आपको, सर आज जो है प्रफुल्ल का जन्मदिन है। अब आप वहां पे क्या करोगे, क्या समझ, आप प्रसन्नता जाहिर करोगे, उसको आप विश करोगे, बच्चों से ताली बजवाओगे। बच्चा वैसे तो आपके लिए टॉफी लेके आया होगा, आप उसे बड़े प्यार से एक्सेप्ट करोगे, उसे भी एक खिलाओगे, खुशी से उसको सीने से उसको गले लगाओगे, गले उसके लगोगे, उसको ये चीज क्या है, अच्छी लगेंगी। ये संवेदनशीलता का परिचय है। अगर दुखी है तो उसके दुख में भागी बनिए, खुश है तो खुशी में भागी बनिए, उसकी समस्याओं को सुनिए, जानिए, समझिए। ये कॉन्सेप्ट जो है कौन करता है, मेंटर करता है, जबकि टीचर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके आगे के जो भी कंटेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।